22 अगस्त 2025 की दोपहर लगभग 12 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। एक लड़का जिसकी उम्र लगभग 30 साल के आसपास रही होगी, पैरों में हवाई चप्पल, ब्लैक रंग की पैंट पहनी हुई थी, सफेद रंग की शर्ट जो कि प्रिंटेड थी। उसके उल्टे हाथ में यानी कि लेफ्ट साइड में उसके एक थैला लगा हुआ है, राइट साइड में इस तरह से कुछ कागज थे। वो लेके चला जा रहा है। रास्ते में एक दो महिला पुलिसकर्मी भी होती हैं। वो शायद उसे देखकर उसे एक फरियादी समझती हैं। वो फरियाद लेकर ही आया था। वो सीधा पहुंच जाता है लखीमपुर डीएम के कार्यालय में। वहां जब पहुंचता है तो बड़ी संख्या में अधिकारी बैठे हुए हैं। अब चाहे सीडीओ हो, एसडीएम हो या बड़े बड़े अधिकारी यहाँ पर बैठे हुए थे। इसी बीच में किसी की नजर पड़ जाती है उस लड़के पर। तो उस लड़के से पूछा जाता है कि भैया क्या बात है, किसी काम से आए हो क्या? वो कहता है कि साहब, इस थैले के अंदर ना मेरा बेटा है, बेटे की लाश रखी हुई है। बस मैं आप लोगों के पास आया हूं हाथ जोड़ते हुए। रो रहा था, रोते रोते कहता है कि साहब, मेरा जो बच्चा है ना उसको जिंदा कर दो आप। बस मैं अपने बच्चे को जिंदा करवाने के लिए यहां पर आया हूं। अब ये आवाज उस हॉल के अंदर जिसमें सारे अधिकारी बैठे हुए थे उसमें बहुत तेजी के साथ गूंजने लगती है। धीरे से बात कर रहा था लेकिन वो आवाजें इतना सन्नाटा पसर जाता है कि बहुत दूर तक जो बैठे अधिकारी थे वहां तक भी पहुंच रही थी। दरअसल वो रोते रोते कहता है कि मेरा बच्चा है। दरअसल मेरी जो पत्नी है वो एक हॉस्पिटल में एडमिट है। वो कह रही थी कि बच्चा कैसा है, तो वो उसे कह के आया है, झूठ बोल के आया है कि वो ठीक है लेकिन फिलहाल मशीन के अंदर रखा हुआ है। ये मशीन के अंदर नहीं है, थैले के अंदर है, देख सकते हो लाश है, इससे बस आप जिंदा कर दीजिए। इतना कहना था कि उस जगह पर जहां पर बड़े बड़े अधिकारी बैठे हुए थे हड़कंप मच जाता है। लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, लेकिन जहां तक उसके रोने की आवाजें सिसकियां पहुंच रही थी वहां तक वो सभी अधिकारी भावुक हो जाते हैं। कई अधिकारियों की आंखों में तो आंसू भी आ जाते हैं, ये सोचकर कि आखिरकार इस गरीब आदमी पर क्या बड़ी मुसीबत आई है। अब हर कोई ये जानना चाहता था। दरअसल आज की इस कहानी के माध्यम से हम भी यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हुआ था उस 30 साल के लड़के के साथ जो थैले में अपने बेटी की लाश लेकर सीधा दफ्तर पहुंच जाता है, वो भी डीएम साहब के सामने। आगे जो होता है वो पूरे प्रदेश भर में इस बात की चर्चा शुरू हो जाती है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के जिला लखीमपुर की। जिला लखीमपुर का एक थाना लगता है जिसका नाम है भीरा, और भीरा थाना क्षेत्र का एक गांव लगता है नौसर जोगी। ये 20 अगस्त 2025 की रात की बात है। एक महिला जिसका नाम रूबी है, उम्र उसकी लगभग 27 साल के आसपास है, वो प्रसव पीड़ा से थोड़ी परेशान हो रही थी। उसको लग रहा था कि ये दर्द जो हो रहा है वो असहनीय दर्द हो रहा है, क्योंकि वो प्रेग्नेंट है, उसको शायद बच्चा होने वाला है। तुरंत ही उसकी छोटी बहन भी यहाँ साथ में रह रही थी, क्योंकि उसकी देखभाल करने वाला भी कोई ना कोई होना था। वो अपनी बहन से कहती है कि बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, तुम एक काम करो, अपनी जीजा से मेरी बात करा दो। वो अपनी जीजा यानी कि बिपिन के पास जाती है। बिपिन गुप्ता, जिसकी उम्र लगभग 30 साल के आसपास होती है, उसके पास जाकर कहती है कि जाकर देख लो, दीदी बहुत ज्यादा परेशान है, तकलीफ से गुजर रही है, तुम्हें वो बुला रही है, तुम्हें उसके पास जाना चाहिए। बिपिन गुप्ता अपनी पत्नी के पास जाता है। उसकी पत्नी कहती है कि मैं बहुत तड़प रही हूं, परेशानी हो रही है, एक काम करो, कहीं लेके चलो, मुझे ये दर्द बर्दाश्त नहीं होता, बड़ा असहनीय दर्द हो रहा है। जैसे ही रूबी ने अपने पति विपिन से ये बात कही, विपिन ने कहा बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, एक काम करते हैं, यहीं पास में जो ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बिजुआ है वहां चलते हैं। वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बिजुआ में रात में ही पहुंच जाते हैं। डॉक्टर को पता चलता है, डॉक्टरों की टीम आती है। डॉक्टर कहते हैं कि अभी शायद वक्त पूरा नहीं हुआ है, लेकिन ये तकलीफ से गुजर रही हैं, अभी बच्चा होने में कुछ वक्त बाकी है, आप एक काम करो, हम इन्हें जिला हॉस्पिटल रेफर कर देते हैं, आप लखीमपुर लेके चले जाओ, वहां पर दिखा लेना। रात में ही उनको हायर मेडिकल सेंटर यानी कि जिला अस्पताल में रेफर कर दिया जाता है। अब विपिन अपने परिवार की एक दो महिलाओं के साथ अपनी उस पत्नी को लेकर चला जाता है उसका उपचार कराने के लिए। सरकारी अस्पताल में उसको वो एडमिट करा देता है। एडमिट तो उसने करा दिया था, लेकिन उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था, परेशानी लगातार बढ़ती चली जा रही थी। इसी बीच में जो रूबी की बहन होती है, वो गांव की एक आशा होती है, नाम उसका दीपा था। आशा कार्यकर्ता से कहती है कि दीदी आप ही कुछ रास्ता बता दो, बहन को तो बहुत दिक्कत, बहुत परेशानी हो रही है, असहनीय दर्द हो रहा है, आखिरकार करें तो क्या करें। वो कहती है बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको मेरे हिसाब से एक महिबागंज में एक हॉस्पिटल है, नाम उसका गोलदार हॉस्पिटल है, तुम्हें वहां चले जाना चाहिए। वहां जाना, वहां इसे एडमिट कराना, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो सीधी मेरी बात करा देना, मैं अपना आप देख लूंगी। दीपा आशा कार्यकर्ता है। जैसे उसने ये बात रूबी की बहन से कही, रूबी ने अपनी जीजा विपिन से कहा कि हमें यहां से चलना चाहिए, शायद यहां बहन को कोई आराम नहीं मिल रहा है, लगातार परेशानी उसकी बढ़ रही है। अब इसके बाद परिवार के लोग कहते हैं मरता क्या ना करता, और वैसे भी गरीब आदमी था, उसे उपचार कराने के लिए वो किसी भी सूरत से, गरीब हो या अमीर हो, जब किसी को तकलीफ होती है तो वो किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाते हैं। और विपिन भी कुछ ऐसे ही था, एक उम्मीद की जो किरण थी ना, उसको ढूंढने की कोशिश कर रहा था। आखिरकार आशा कार्यकर्ता की कहने पर आने के बाद ये गोलदार हॉस्पिटल में जाते हैं, और वहां जाने के बाद जब मरीज को दिखाया जाता है तो यहां पर डॉक्टर हुक्मा गुप्ता होती हैं और साथ ही डॉक्टर मनीष गुप्ता होते हैं। मनीष गुप्ता और जो हुक्मा गुप्ता होती हैं वो उस मरीज को देखती हैं, यानी कि रूबी को देखती हैं, और देखने के बाद कहती हैं
परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, हम इनका जल्दी से इलाज कर देंगे। लेकिन कम से कम जो शुरुआती खर्चा होगा लगभग 25,000 रुपए के आसपास खर्चा होगा। अभी आप कुछ पैसे जमा करा दीजिए 25,000 रुपए के आसपास, बाकी हम देख लेंगे। जैसे ही डॉक्टर की तरफ से ये बात कही जाती है, डॉक्टर जब पैसे मांग रहा था तब विपिन गुप्ता कहता है कि साहब मेरे पास फिलहाल 8,000 रुपए हैं, आप इलाज शुरू कर दो, मैं सारे के सारे पैसे का इंतजाम तुरंत कर दूंगा, बस आप मेरी पत्नी को बचा लीजिए, ठीक कर दीजिए और कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, पैसे की आप टेंशन मत लेना, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, एक एक रुपए का इंतजाम कर दिएगा। जैसे रिसेप्शन पे जाता है 8,000 रुपए जमा कर देता है और उसके बाद फिर इलाज शुरू हो जाता है। अभी 24 घंटे भी नहीं हुए थे, यानी कि 12, 13 या 15 घंटे के आसपास ही हुए थे। इस हॉस्पिटल में डॉक्टरों को लगने लगता है, मरीजों को लगने लगता है कि इसकी स्थिति में कुछ सुधार होने वाला तो है नहीं, इसलिए एक काम करो, इस मरीज को यहां से टरका दो, यानी कि यहां से निकालना है। डॉक्टर ने आदेश दिया नर्स को, और नर्स जो सीधा आदेश देती है जो मरीज के तीमारदार होते हैं, विपिन गुप्ता और उसकी फैमिली के बाकी सदस्य होते हैं, कि इसको यहां से लेकर चले जाओ। वो कहते हैं कि आप कह रहे थे कि इलाज कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं, आप कह रहे पैसे के लिए, हम पैसे का इंतजाम भी कर रहे हैं, लेकिन आप कैसी बातें कर रहे हैं, यहां से ले जाओ। जब बात यहां कहा सुनी हो जाती है, विपिन को गुस्सा आता है, आपने कल क्यों नहीं मना करा था, हम कहीं और अच्छी जगह लेके चले जाते। वो नर्स ने जो आदेश पीछे से सुना था वही आदेश आगे जारी कर दिया। उसने कहा हम इलाज नहीं कर सकते, इसे यहां से लेके चले जाओ। उसने कुछ गुस्से भरे लहजे में ऐसा कहा कि इस परिवार को सिर्फ उम्मीद थी कि यहां झगड़े से कोई फायदा नहीं है, अगर हमने झगड़ा करा तो रूबी की तबीयत लगातार बिगड़ सकती है, इसे यहां से लेकर चलते हैं। अब यहां से लेके जाते हैं एक दूसरे हॉस्पिटल में लेके जाते हैं, इलाज शुरू हो जाता है। और जैसे इलाज शुरू होता है तो इसके बाद डॉक्टर कहते हैं कि तुम इसे कहां पर रखे हुए थे अभी तक, क्या तुम पहले नहीं ला सकते थे। डॉक्टर ने थोड़ा गुस्सा जाहिर किया विपिन पर, उसके परिवार पर, रूबी के साथ जो तीमारदार महिलाएं आई थी उनसे भी कहा कि आपको लाना ही था तो पहले लेके आते। फिर पूरी कहानी सुनाई जाती है कि हम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, फिर जिला अस्पताल लेके गए, फिर गोलदार हॉस्पिटल लेके गए। तभी डॉक्टर कहते हैं कि आपको शायद इस बात का अंदाजा नहीं है, कोई ऐसी दवा है जो इसे गलत लगी है, जो बच्चा पेट में है वो मर चुका है। इतना सुनने के बाद जो विपिन गुप्ता होता है उसके तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है, वो सोचने पर मजबूर हो जाता है। लेकिन उसने कहा कि साहब इस बात का मेरी पत्नी को पता नहीं चलना चाहिए, आप बस मेरी पत्नी को तो बचा ही लीजिए। अब डॉक्टर लोगों ने उपचार शुरू कर देते हैं। आखिरकार उस मरे हुए बच्चे को पेट से निकाला जाता है और निकालने के बाद उस विपिन को दे दिया जाता है, कहा जाता है कि जाकर तुम इसका अंतिम संस्कार कर दो। अब इसी बीच में जब वो बच्चे को लेकर यहां से जा रहा था, इसी बीच में उसकी पत्नी की आंख खुल जाती है और वो अपने पति से पूछती है कि कहां जा रहे हो, क्या बात है। वो कहता है कि जो बच्चा है ना उसको मैंने मशीन में अंदर रखवा दिया है, ठीक है तुम बिल्कुल चिंता मत करना, सब ठीक हो जाएगा। पति ने अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश की, लेकिन पत्नी नहीं जानती थी जिस बच्चे की बात चल रही है दरअसल वो तो मरा हुआ ही पैदा हुआ है, वो मर चुका है। अब यहां से वो सर पकड़ के बैठ जाता है विपिन गुप्ता। आखिरकार उस बच्चे को वो अंतिम संस्कार के लिए लेके जा रहा था, लेकिन इसने यहां से रास्ता बदल देता है। वो उसके बजाय अंतिम संस्कार करने के एक थैले में रखता है, पहले कपड़े में उसको लपेटता है, फिर थैले में रखता है। रखने के बाद उसकी हालत भी ऐसी अजीब सी हो रही थी, हवाई चप्पल पहने हुए हैं, ब्लैक रंग की उसने पैंट पहनी हुई है, साथ ही उसने व्हाइट कलर की शर्ट जो प्रिंटेड है, और उसकी हालत कुछ अजीब सी हो रही थी। एक कागज पर लिखता है अपनी पूरी दर्द, अपनी परेशानी, अपनी बयां करता है उस कागज पर, और एक हाथ में थैला लेकर सीधा डीएम के ऑफिस पहुंच जाता है, ये बताने के लिए साहब कि मेरे इस बच्चे को जिंदा कर दो ताकि मैं अपनी पत्नी से बात कर सकूं, बता सकूं कि उसका बच्चा बिल्कुल ठीक है, स्वस्थ है। लेकिन वहां पर मीटिंग चल रही थी। मीटिंग के अंदर तमाम बड़े अधिकारी जिला स्तर के बैठे हुए थे और वो आपस में बातचीत कर रहे थे। उस थैले वाले व्यक्ति को जब देखा जाता है, उससे जो बातचीत की जाती है, वो रो रो कर अपनी कहानी जो बयां करता है, तो यहां बैठे हुए अधिकांश अधिकारियों की आंखों में आंसू थे, सबके सब उनकी आंखें नम हो जाती हैं। तभी सीडीओ की तरफ से आदेश किया जाता है। अब यहां से सीएमओ डॉक्टर संतोष कुमार गुप्ता, साथ ही जो एसडीएम सदर होते हैं अश्वनी कुमार सिंह, अपनी पूरी दलबल के साथ सीधा उसी गोलदार हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं। वहां जाने के बाद जांच पड़ताल करना शुरू कर देते हैं। देखते क्या है, उस हॉस्पिटल का तो नवीनीकरण भी नहीं हुआ है। तत्काल प्रभाव से उस हॉस्पिटल को सील कर दिया जाता है। उसके जो मरीज थे जो इसमें फिलहाल इसमें एडमिट थे, उन्हें जिला अस्पताल में शिफ्ट कर दिया जाता है। अब इसके बाद ये मामला डीएम तक पहुंचता है। डीएम यहाँ की होती हैं दुर्गा शक्ति नागपाल। दुर्गा शक्ति नागपाल ने अपने एडीएम न्यायिक, जिनका नाम अनिल कुमार रस्तोगी होता है, उनसे कहा जाता है, वो तत्काल प्रभाव से उस हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं जिस हॉस्पिटल के अंदर रूबी का इलाज चल रहा था। रूबी की खैरियत जानते हैं, उससे पूछते कि बेटा तुम ठीक हो कि नहीं हो, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। साथ ही डॉक्टर से मीटिंग करते हैं। डॉक्टर सर कहते हैं कि डॉक्टर लोगों ध्यान रखना इस बच्ची का, इसे किसी भी तरह की कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। डीएम साहिबा ने कहा है कि इसके इलाज में चाहे कितना भी रुपए खर्च हो जाए, सबके सब पैसे का इंतजाम डीएम साहिबा करेंगे, इसलिए इसे किसी भी तरह की कोई दिक्कत परेशानी होनी नहीं चाहिए। लेकिन दिक्कत परेशानी तो हो चुकी थी, जो होना था वो हो चुका था और वो भी भयानक हो चुका था। 7 साल के बाद इस घर में खुशियां आ रही थी, लेकिन वो खुशियां काफूर हो जाती हैं जब बच्चा पेट में ही मर जाता है। 7 साल पहले एक बेटा होता है। अब इस परिवार वालों के रो रो कर बुरा हाल है।
ये मामला सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल हो जाता है। अब चाहे वो एक्स हो या फेसबुक हो या यूट्यूब हो, अलग अलग जो प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया के, उन पर यह कहानी वायरल होने लगती है। अखबारों ने इस मामले को बड़ी प्रमुखता से प्रकाशित किया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने इस मामले को बड़ी चाप से चलाया। मामला जब उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक तक पहुंचता है, वो असल में उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री भी होते हैं। अब उन्होंने उस आशा को नोटिस जारी कर दिया, जिस आशा के कहने पर आकर इन्होंने अपनी बच्ची को, उस लड़की को जिसका नाम रूबी है, उसको उपचार के लिए हॉस्पिटल में, इनकी प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया था। उससे ये कारण पूछा गया कि तुम कारण बताओ, तुमने ये असल में इसको यहां से प्राइवेट हॉस्पिटल क्यों भेजा। बड़ा सोचने वाली बात है। जब कहीं, खासकर अगर कोई ग्रामीण परिवेश का कोई व्यक्ति हमारी इस वीडियो को देख रहा होगा और किसी का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इनसे पाला अगर पड़ा होगा, तो यहां से सीधा वो हायर मेडिकल सेंटर रेफर कर देते हैं। प्राथमिक वाले ये भेज देते हैं सामुदायिक में, और सामुदायिक वाले भेज देते हैं जिला अस्पताल में, और जिला अस्पताल वाले भेज देते हैं मेडिकल में। सही मायने में अगर देखा जाए तो या तो मेडिकल में इलाज होता है, ठीक से अगर होता है, या एम्स जैसी बड़ी संस्थाओं में इलाज होता है। बाकी सरकारी हॉस्पिटलों की जो स्थिति है वो कैसी रहती है, उसे किसी से बताने की जरूरत नहीं है। जबकि हर साल जब बजट पास होता है तो पता चलता है कि इतने लाख करोड़ रुपए हमने जारी कर दिए हैं, वो कहां जाते हैं, कहां नहीं जाते हैं, इसका आउटपुट तो कभी दिखाई नहीं देता। लेकिन लाखों करोड़ों रुपए की बात जरूर की जाती है। और आम आदमी जब कभी अपने परिवार के किसी सदस्य को, पत्नी, खुद या भाई बहन, माता पिता किसी को एडमिट कराता है, तो उसके हाथ अगर कुछ लगता है तो मौत हाथ लगती है। उसका इलाज ढंग से नहीं हो पाता। और इलाज जिनका होता है वो बड़े बड़े हॉस्पिटल जो खुले हुए हैं वो बड़े बड़े लोगों के लिए होते हैं, गरीब लोगों के लिए नहीं होते। आज इस व्यक्ति की कहानी, विपिन गुप्ता की कहानी हर किसी के मोबाइल में तैर रही है। हर कोई ये बात जानना चाहता है। आप सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका असली दोषी है कौन। यदि प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो या जिला हॉस्पिटल हो, वहां पर अगर मरीजों को अच्छी सुविधाएं मिलें तो कोई प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ भागने की कोशिश क्यों करेगा। ये तो सिर्फ मजबूरी में लोग जाते हैं, और उन मजबूर लोगों के पास उतने पैसे नहीं होते इलाज कराने के, जिससे कि अपने परिवार के किसी सदस्य को बचा सके। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, और आपको बताना है कि आपको सरकार से क्या मांग करनी चाहिए। अपनी अच्छी स्वास्थ्य की मांग करनी चाहिए, अपनी शिक्षा की मांग करनी चाहिए, अच्छी सड़कों की मांग करनी चाहिए। लेकिन ये मांग ना करके कहां कहां की क्या क्या मांग करते रहते हैं, और सरकार सालों साल लोगों को, जनता का इधर से उधर घुमाती रहती है। दोस्तों, जाते जाते उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के जोया एक कस्बा लगता है, वहां के रहने वाले आरिज सैफी हैं, आज जो इन्हें प्यार से प्रधान भी बोलते हैं। आज इनका जन्मदिन है। आरिज सैफी को जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। सर्वज्ञगिरी हैं मूर्ति देवी जो कि दिल्ली से हैं, अयान खयान जो कि महाराजगंज से हैं, शहजाद आलम जो कि बिहार से हैं, आज इनका भी जन्मदिन है। इनको भी जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें मंसूर अली, देवेश कुर्मी है, मनोरमा यादव, रणवीर सिंह, हरदेव सिंह, सिद्धार्थ नायक, अनिल तोमर, सनुजा पवार, ठेकेदार रिंकू, लक्ष्मण चौहान, रामपाल सिंह राणा, निखिल पटेल, आजाद शेख, नुसरत जहां, तनवर अहमद, अकबर खान, कैलाश गर्ग हैं, उनकी पत्नी रीतिका गर्ग जो कि बीकानेर से हैं, रोशन शैलेश राजपूत हैं, संजय आर्य, ललित नागर, इन लोगों ने नाम लेने की अपील की थी। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।